नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब दुनिया के नए कोनों में पहुंच रहा है और हाल ही की एक घटना ने तो इस टकराव को सीधे भारत के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। एक ईरानी जंगी जहाज जो कुछ ही दिन पहले तक भारत का मेहमान था, उसे निशाना बनाया गया और इस एक घटना ने कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हुआ ये है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के एक युद्धपोत पर टॉर्पीडो से हमला किया और उसे डुबो दिया। ये एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली कार्रवाई है जिसने हिंद महासागर में, आप कह सकते हैं, एक तरह की हलचल मचा दी है। और जो बात इसे भारत के लिए बेहद अहम बना देती है वो ये है कि ये हमला भारत के तट से महज 300 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ है। यानी ये संघर्ष अब हमारी समुद्री सीमाओं के खतरनाक रूप से करीब आ चुका है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। देखिए, जिस जहाज पर हमला हुआ वो भारतीय नौसेना का मेहमान था। वो एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर अभी-अभी लौटा था। तो फिर इस पूरी घटना पर भारत खामोश क्यों है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, ये युद्ध भारत के दरवाजे तक आखिर पहुंचा कैसे। फिर हमले पर एक करीबी नजर डालेंगे। तीसरा, वो जहाज जो हमारा मेहमान था वो निशाना कैसे बन गया। चौथा, भारत की इस चुप्पी के पीछे की कहानी क्या है। और आखिर में, हिंद महासागर के एक नए रणक्षेत्र बनने का मतलब क्या है। तो पहला सेक्शन, युद्ध भारत के दरवाजे पर। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे फारस की खाड़ी का एक संघर्ष अब हिंद महासागर तक फैल गया है, जिसने इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, ईरानी युद्धपोत का नाम था आईआरएस देना। इस पर हमला किया एक अमेरिकी ओहायो क्लास पनडुब्बी ने और हथियार था मार्क 48 टॉर्पीडो। ये घटना श्रीलंका के गाले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में हुई और हमला सुबह सुबह उस वक्त किया गया जब क्रू की शिफ्ट बदल रही थी, यानी जहाज सबसे ज्यादा वल्नरेबल था। जहाज पर करीब 180 लोग थे और खबरों के मुताबिक उनमें से 100 से ज्यादा या तो मारे गए या फिर लापता हैं। अब जरा हमले के तरीके को और करीब से देखते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी और रणनीति ने इतना बड़ा रोल निभाया कि ईरानी जहाज को संभलने का या कहिए कि कुछ समझने तक का मौका ही नहीं मिला। अमेरिकी पनडुब्बी जो थी वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थी। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब कोई जहाज सोनार तरंगे भेजकर पानी के नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश करता है तो ये टेक्नोलॉजी उन तरंगों को सोख लेती है, उन्हें वापस लौटने ही नहीं देती। और नतीजा, पनडुब्बी एक तरह से अदृश्य हो जाती है। उसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ देखिए, दोनों की ताकत में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ आइरिस देना के पास आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए रडार था, टॉर्पीडो के लिए सोनार सिस्टम थे, लेकिन दूसरी तरफ हमलावर अमेरिकी पनडुब्बी अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ में नहीं आ रही थी और फिर उसने अपने बेहद एडवांस्ड मार्क 48 टॉर्पीडो से हमला कर दिया। ये एक तरफा खेल था। और पता है, अमेरिकी अधिकारी इसे कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। खबरों के मुताबिक उनका कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी चलते फिरते युद्धपोत को टॉर्पीडो से इतनी सफलतापूर्वक डुबोया गया हो। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस पूरे मामले को सीधे सीधे भारत से जोड़ता है। ये जो जहाज था आईआरएस देना, ये कोई आम जहाज नहीं था। ये एक सम्मानित मेहमान था जिसकी आखिरी यात्रा भारत से ही शुरू हुई थी। चलिए आईआरएस देना के आखिरी दिनों पर एक नज़र डालते हैं। 15 से 25 फरवरी 2026 ये जहाज विशाखापट्टनम में मिलन 2026 नाम के एक बड़ी नौसैनिक एक्सरसाइज के लिए आया था। वहां इसने भारतीय नौसेना के मेहमान के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर अभ्यास किया और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हुई, ये अपने देश के लिए वापस निकला और रास्ते में श्रीलंका के पास इसे डुबो दिया गया। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। सोचिए, मिलन 2026 में 74 देशों ने हिस्सा लिया था। ये भारत की मेजबानी में हुआ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस इवेंट के दौरान जब नौसैनिक जहाज़ों का निरीक्षण हुआ तो खुद भारत की राष्ट्रपति ने आईरिस देना का मुआयना किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जहाज़ को भारत में कितने ऊंचे स्तर पर सम्मान दिया गया था। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत की इस हैरान करने वाली खामोशी का। अपने एक मेहमान जहाज पर अपने इतने करीब हुए हमले के बाद भी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई?
देखिए, भारत हिंद महासागर में खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, मतलब इस इलाके का मुख्य रखवाला। हम नियमित रूप से समुद्री लुटेरों से जहाज़ों को बचाते हैं, व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखते हैं और चीन की बढ़ती मौजूदगी को भी चुनौती देते हैं। मानवीय सहायता के लिए तो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। लेकिन आइरिस दीना के डूबने की घटना में भारत का रवैया ठीक इसके उलट था। जहां हम हमेशा मानवीय मिशनों में सबसे आगे रहते हैं, इस बार बचे हुए लोगों को बचाने के लिए कोई मदद नहीं भेजी। जहां हम क्षेत्रीय स्थिरता के सबसे बड़े पक्षधर हैं, वहां इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान तक नहीं दिया। निंदा तो दूर की बात है। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे पूर्व एडमिरल अनूप प्रकाश का मानना है कि भारत को कम से कम अमेरिका को ये तो कहना ही चाहिए था कि वो बिना इजाज़त के हमारे इलाके की इतने करीब आ गए थे। तो जाहिर है कई मुश्किल सवाल उठाए जा रहे हैं। जब श्रीलंका मदद के लिए पहुंच गया तो भारत ने मानवीय सहायता क्यों नहीं भेजी? क्या अमेरिका के साथ कोई गुप्त समझौता हुआ था? क्या ये खामोशी भारत की विदेश नीति में किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर भारत की साख पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं इसके बड़े जियोपॉलिटिकल असर की। ये घटना हिंद महासागर को एक नए और खतरनाक रण क्षेत्र में बदल रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान का जो संघर्ष अब तक फारस की खाड़ी तक सीमित था, वो अब खुलकर सीधे हिंद महासागर में आ गया है। और ये इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हिंद महासागर का जो मैदान है ना, वो पहले से ही बहुत सारे खिलाड़ियों से भरा हुआ है। भारत है, डिएगो गार्सिया के जरिए अमेरिका है, चीन है, ईरान है और दुनिया भर के शिपिंग के हित हैं। अब ये नई घटना इस पहले से ही जटिल समीकरण को और भी ज्यादा उलझा देगी। तो भारत के लिए इसके दूरगामी मायने क्या हैं? देखिए, ये इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत होने के हमारे दावे को सीधी चुनौती है। ये अमेरिका से हमारी रणनीतिक आज़ादी पर भी सवाल खड़े करता है और ये हमारे तट के इतने करीब बड़ी ताकतों के बीच टकराव का एक खतरनाक उदाहरण सेट करता है। और इस बीच ईरान ने कसम खाई है कि अमेरिका को इस हमले पर बहुत पछताना पड़ेगा। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ लोगों के लिए एक असहज सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हिंद महासागर अब भी भारत का महासागर है? इस सवाल का जवाब ही शायद भारत की आने वाले वक्त की रणनीति तय करेगा।